अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, दुर्गा पूजा वाले वाक़ये के बाद जिस तरह से बांग्लादेश के ऊपर हमले की कोशिश हुई और आसाम से 10,000 से ज़्यादा आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के गुंडों ने बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोशिश की और तोड़ फोड़ और कत्लो गारत गरीद के इरादे से उन्होंने यहाँ पर आना चाहा, और जिस तरह बांग्लादेश के फ्लैग जलाए गए, उसके लिए बुरे भले लफ्ज़ कहे गए, इससे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, इनको तो सियासी फ़ायदा हो गया, संघ परिवार को बड़ा फ़ायदा हो गया। वहाँ का जो उनका इंतहा पसंद वोट बैंक है, उनके सामने वो एज अ हीरो बन के इमर्ज हुए हैं कि इन्होंने हिंदुओं के ऊपर वहाँ कुछ हुआ है और ये खड़े हो गए। ये एज अ हीरो बन के इमर्ज तो हो गए, लेकिन इस सब से ज़ाहिर है बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं अवामी सतह पर, और पब्लिक के अंदर जो दूरी पहले से ही बनी हुई थी वो और ज़्यादा गहरी हो गई है। अब बांग्लादेश के अंदर इसको दोबारा रिपेयर करने के लिए इन रिलेशंस को इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ एक बार फिर एक्टिवेट हो गई है, फिर से एक्टिवेट हो गई है। और रॉ ने अपने तमाम उनके जो फंड्स पे चलने वाले एनजीओज़ हैं और उनके जो तमाम एफिलिएटेड जमातें हैं, इनको एक्टिव कर दिया है। इनको एक्टिव कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग में। अगेन वही जो सेम वहाँ पे तरीका है वारदात रहा है, हर बात को पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने के अटैम्प्ट्स होते रहते हैं। और इन एनजीओज़ और इन तंजीमों की जानिब से एंटी इंडिया जो जज्बात हैं बांग्लादेश के अंदर, इनको पाकिस्तान की तरफ इस वक्त मोड़ा जा रहा है। कहानी कुछ यूँ है कि इंडिया की डिवीज़न 1947 में जब हुई थी तो रिलीजन के एतबार से हुई थी। तमाम इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके पाकिस्तान में आ गए और हिंदू मेजॉरिटी इलाके इंडिया में रह गए। अलबत्ता कश्मीर भी मुस्लिम मेजॉरिटी था, आज भी है, लेकिन इसका राजा हिंदू था और इंडिया से उन्होंने मदद तलब की थी कि इंडियन आर्मी इधर आए और उसके हिंदू राज को बचाए, उस राजा की सल्तनत को बचाए, वरना मुस्लिम पाकिस्तान कभी भी कोई हिंदू राजा कश्मीर के ऊपर टिकने नहीं देगा। तो इंडिया ने फिर कश्मीर पर चढ़ाई कर दी थी, फौजी चढ़ाई, आज़ादी के फ़ौरन बाद ही 1947 अगस्त में आज़ादी हासिल हुई और अक्टूबर में इंडिया ने फ़ौजें कश्मीर के अंदर डालना शुरू कर दी थी, महज 2 महीने के बाद ही आज़ादी के। और अक्टूबर में ही 22 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिनके पास फ़ौज तो ज़्यादा नहीं थी, मुल्क बने अभी चंद ही हफ्ते हुए थे, और ऊपर से वो जो आज़ादी के लिए यानी एक माहदे के तहत पाकिस्तान को हिस्से में कुछ पैसे आने थे इंडिया से, जो टोटल बजट था, जो टोटल फंड्स थे इंडिया के अंदर मौजूद, उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलना था। इंडिया ने वो रोक दिया हुआ था। इंडिया ने वो रोक दिया हुआ था ये समझ कर के पैसों के बिना तो पाकिस्तान चंद महीने में ही कोलैप्स हो जाएगा। वैसे वो पैसे आज तक पाकिस्तान को मिले नहीं है, ये बात हम आपको बताते हैं। वो वैसे के वैसे इंडिया के पास ही पड़े हुए, पाकिस्तान को नहीं मिले। अगर इनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा के आप आज के एतबार से देखें तो कई 100 अरब रुपए का ये एक चीज़ बनती है, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आनी थी लेकिन नहीं मिली। बहरहाल तो जिन्ना साहब ने क्या किया था कि जाहिर सी बात है, ही वॉज अ ब्रिलियंट लीडर और बड़े जहीन भी थे। उनकी एक कॉल पर लाखों लोग बाहर निकल आते थे, तो उन्होंने जो कुछ भी फ़ौज अवेलेबल थी उनके पास, उसको, और ट्राइबल जो पठान है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पठान जो है ट्राइबल, उनको भेज दिया था कश्मीर खाली करवाने के लिए इंडिया से। और आज का जो आप पाकिस्तानी कश्मीर देखते हैं, गिलगित देखते हैं, ये पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेल के वापस लिया था। और इंडिया इस दिन को पाकिस्तान की कश्मीर पर इन्वेजन कहकर ब्लैक डे कहता है। बांग्लादेश के अंदर भी ये इंडियन एनजीओज और ये जो ग्रुप्स हैं, ये ढाका के अंदर ब्लैक डे मनाते हुए नजर आए। अब ये कुदरत का ज़रा सितम देखें कि जिस मूवमेंट के तहत खुद बांग्लादेश इंडिया से आज़ाद हुआ है, उसी मूवमेंट के खिलाफ ब्लैक डे मनाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये कहकर कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया था आज के रोज़। लेकिन ये इशू बांग्लादेश से क्लोजली रिलेटेड है, एज वी सेड, क्योंकि बांग्लादेश जो इंडिया से आज़ाद हुआ था वो भी इसी फार्मूले के तहत आज़ाद हुआ था। इसका जो मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सा था वो अलग हो गया था, और अगर इस थ्योरी को रद्द कर दिया जाता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, तो बांग्लादेश की इंडिया से अलहदगी को जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? वो भी तो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए था। अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी होकर अलग हो रहा है तो कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी होकर इंडिया के साथ कैसे? अगर ये मान लिया जाए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए डिस्पाइट ऑफ इट्स मुस्लिम मेजॉरिटी, तो फिर बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था इंडिया से, अपना आधा हिस्सा गंवा के? वो जो वेस्ट बंगाल का इलाका था उसको छोड़ के आधा हिस्सा उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया। इंडिया से अलग होना उनका एक मुस्लिम मेजॉरिटी की बुनियाद पे उनका एक ऑब्जेक्टिव था। पंजाब क्यों अलग हुआ इंडिया से?
आधा पंजाब इंडिया में रह गया, वो भी अलग हो गए। सिंध के कई इलाके इंडिया के अंदर रह गए, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर आ गए। तो बांग्लादेश की इंडिया से अलहदगी पर ही सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लग जाता है अगर हम उस थ्योरी को मान लें जो कि ये जो एनजीओज थी इंडियन फंडेड, वो जिस बुनियाद पर वहाँ पर ढाका में एहतजाज कर रही थी। ये जो बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हो रहा था, ये असल में आरएसएस की ही उस सोच को बढ़ावा दे रही थी सारी एनजीओज इनडायरेक्टली, कि रिलीजियस बेसिस पे इंडिया की डिवीजन नहीं होनी चाहिए थी। इन प्रोटेस्ट को फिर गोदी मीडिया आउटलेट्स ने जनाब इंडिया भर में फैला के ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस दुर्गा पूजा वाले वाक़े के बाद भी बड़े ज़बरदस्त है, इन पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ की पब्लिक इंडिया की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रही है। उन्होंने भरपूर इसको कवरेज दी है गोदी मीडिया ने, और उन्होंने इन प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की फेवर में साबित करने की कोशिश की है। और ये भी जताने की कोशिश की गई है कि बांग्लादेश की पब्लिक का कश्मीर पर वही स्टांस है जो कि इंडिया का है, हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू। इसकी वजह यह है कि इन एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट में हार्डली 100 से भी नीचे लोग मौजूद थे, 100 से भी कम लोग कुल मिला के, लेकिन इंडिया भर में ये चीज़ मीडिया के अंदर फैलाई जाती थी। ये एक प्रोपेगेंडा वारफेयर का हिस्सा होता है। हमने पहले भी कहा है, कई बार ऐसा होता है चाइना के खिलाफ 50-100 लोग इकट्ठे करके और चाइनीज़ एम्बेसी के सामने कुछ किया जाता है, फिर उसको इंडिया भर की मीडिया में और इंटरनेशनल सतह पर भी जो प्रो इंडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर फैला दिया जाता है, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि बांग्लादेशी चाइनीज़ के खिलाफ है, बांग्लादेशी पाकिस्तान के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ कवरिंग अप इट्स फेल्ड बांग्लादेश पॉलिसी। मोदी सरकार की जो एक ख़राब बांग्लादेश पॉलिसीज़ रही हैं उसको कवर करने के लिए गोदी मीडिया इस तरह की हरकतें वहाँ पर शुरू कर चुका है, और इस इंप्रेशन को भी ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं कि इस वक्त इंडिया बांग्लादेश के अंदर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुल्क बन चुका है। वैसे इस चीज़ में शक पहले भी किसी को होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा गैर मकबूल मुल्क है। बांग्लादेश की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फॉरेन लीडर के बांग्लादेश विजिट के मौके पर इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए हों जितने मोदी साहब के दौराए बांग्लादेश के मौके पर हुए थे। इट वॉज अ टोटल जबरदस्त विजिट। लेकिन फिर भी ये भरम इंडिया के अंदर मौजूद है कि वी आर स्टिल पॉपुलर इन बांग्लादेश, विच इज़ रबिश। नाउ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज़ दैट एक तरफ तो वहाँ की हिंदुत्व की जमातों को एंटी बांग्लादेश स्टांस सूट करता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, इसीलिए घुसपैठिए और दीमक जैसी सेंसलेस बातें वहाँ से होती रहती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बांग्लादेश की इंडिया के लिए ख़ास तौर पर जो इंडियन नॉर्थ ईस्ट वाली रियासतें हैं, इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत है, इस वजह से इंडिया को बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मेंटेन करने पड़ते हैं। ये दो बातें अलग अलग हैं। वहाँ पर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है उसमें बांग्लादेश एक विलन के तौर पर नज़र आता है। फिर जो इंडिया की डिप्लोमेटिक मजबूरियाँ हैं जो उसकी नॉर्थ ईस्ट की वजह से और बांग्लादेश की स्ट्रेटजिक अहमियत उसके लिए जो है, उस मजबूरियों के कारण उनको मेंटेन करने पड़ते हैं अच्छे रिलेशंस। ये दो अलग अलग बातें हैं, मुतज़ाद हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ें इंडिया से नज़र आती हैं। एंटी बांग्लादेश स्टांस वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में आपको नज़र आता है और प्रो बांग्लादेश स्टांस वहाँ की डिप्लोमेसी में आपको नज़र आता है। लेकिन ये बात हम बता दें आपको कि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स मुसलसल वार्न कर रहे हैं अपनी सरकार को कि ये सब बंद करें, ये जो ड्रामा चल रहा है ना, दुगली पॉलिसियाँ आपकी चल रही हैं, इसको बंद कर दें, ये इंडिया के गले पड़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर देखें, रिटायर्ड मेजर जनरल यशमोर हैं, इन्होंने कुछ अर्सा कबल द प्रिंट में लिखा था कि स्टॉप सीइंग बांग्लादेश एज ईस्ट पाकिस्तान, लास्ट 50 ईयर्स आर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को घुसपैठिया कहना बंद करें, ये इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इट वॉन्ट स्टॉप, हम बता रहे हैं आपको, इट वॉन्ट स्टॉप। ये बढ़ता जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, मुसलसल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी आरएसएस और बीजेपी समेत हिंदुत्व की जमातों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, पाकिस्तान कार्ड की तरह। आसाम और ईस्टर्न इंडिया में बड़ा हिट कार्ड बना हुआ है, बड़ा हिट मुद्दा बना हुआ है बांग्लादेश, और इस पे वोट पड़ने लगे हैं, इस पे वोट पड़ रहे हैं। अब आप देखें, एंटी बांग्लादेश नैरेटिव बिकने लगा है वहाँ की सियासत में, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये और भी बढ़ेगा। आईएसआई के एक्स चीफ जनरल मरहूम हमीद गुल साहब ने एक बात की थी कई साल पहले, गालिबन मोदी साहब जब शुरू में आ रहे थे तब उन्होंने बात की थी कि मोदी का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये बंदा इंडिया के अंदर 2 नेशन थ्योरी को रिवाइव कर देगा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, यानी ये एक रिलीजियस डिवीजन पैदा कर देगा हिंदू मुस्लिम की। और कई मौके पे जनरल साहब ने कहा था कि मोदी साहब इंडिया के अंदर बेतहाशा इंटरनल डिवीजन पैदा करेगा, और उनकी हिंदू मुस्लिम सियासत अब इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को भी हर्ट करने लगी है।